नमस्ते। कैसे हैं? आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि फ्रीबीज कल्चर जो है वो हमारे लिए कितना घातक है या नुकसानदेह है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव दुबे जी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार। आज हम लोग इस मंच पर इकट्ठा हुए हैं कि फ्रीबीज कल्चर हमारे देश के लिए अच्छा है, खराब है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पर आप विस्तार से प्रकाश डालिए। पहले ये होता क्या है ये बताइए। देखें, हमारे यहाँ भारत में इसकी शुरुआत समाजवादी राजनीतिक वैचारिक चिंतन से हुआ है। और इसमें सबसे पहले मैं समाजवादी अर्थशास्त्रीय व्यवस्था को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अपने दर्शकों को भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर से ये मुफ्त में जो सरकारें घोषणाएं करती हैं कि अमुक अमुक सुविधाएं जो है नागरिकों को मुफ्त में मिलेंगी, उसके पीछे का जो पॉलिटिकल थॉट है वो क्या है। दरअसल समाजवादी व्यवस्था, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत एक प्रकार के वायदे किए जाते हैं सरकारों के द्वारा कि जो भी राज्य के संसाधन हैं उस पर सरकार उन संसाधनों को व्यवस्थित करेगी और उस पर सरकार का हक होगा। और उन संसाधनों को जो है राज्य अपनी निगरानी में लोगों के बीच समान रूप से वितरित करेगा। और उसमें साथ ही जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा आर्थिक प्रगति विकसित राष्ट्रों में विकासशील राष्ट्रों में नहीं होने के कारण एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो गरीबी के स्तर से नीचे का जीवन यापन करती है। तो सोशलिस्ट सरकारों ने इसको सत्ता में आने का एक हथियार बना लिया, जिसके तहत वो अपनी एक बहुत बड़ी आबादी जो कि उनका वोटर है उनको इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं कि अगर हमारी विचारधारा की सरकार सत्ता में आई तो हम बिजली, पानी और शुरुआत में तो जो मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित जो घोषणाएं थी वो किया करते थे कि सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा और जी जी। स्कॉलरशिप इत्यादि हम देंगे। लेकिन जैसे जैसे उनका राजनैतिक लालच सम, समय के साथ बढ़ता गया। जी बढ़ बताएं। जी जी। जैसे मतलब समय जैसे जैसे बढ़ता गया और पॉलिटिकल पॉलिटिकल फायदे के लिए, जी ताकि हम तो सत्ता में बने प्रथम रहें। जी प्रथम दृष्टया तो देखने से ऐसा लगता है कि ये जनता के हित में है। लेकिन अगर हम इसके अन्य पहलुओं को देखें तो ये जनता से ज़्यादा दीर्घकालिक। उन राजनीतिक जी अन्य दीर्घ जनता से ज़्यादा वो उन राजनीतिक पार्टियों के हित में है जो इसका सहारा लेके सरकार बनाना चाहती हैं या सत्ता हासिल करना चाहती जी जी जी। यानी ये पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा एक सोचा समझा, क्या कहते हैं, जनता के साथ षड्यंत्र कह सकते हैं हम, कि पहले उन्हें मुफ्त में खिलाइए और बाद में हैं। जो जी है मतलब उनको कहीं का नहीं छोड़िए। जी देखें आप, जब हम ये शब्द प्रयोग करते हैं कि सरकार के द्वारा ये चीज़ें मुफ्त में दी जाएंगी, तो उसका एक जो दूसरा पहलू है ये कि जो भी सुविधाएं दी जानी है वो सरकारों के जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो टैक्स कलेक्शन है, जो कि जी स्टेट जी। टैक्स। एक्सचेकर में जमा किया जाता है, उस पर ही वो सारी सुविधाएं भारित होती हैं। और उसको जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, और आज जो एक नया पैटर्न है टैक्स कलेक्शन का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो जी जी। उसके तहत जो जीएसटी। हमारे स्टेट, यस बिल्कुल, स्टेट एक्सचेकर में जमा होता है वो धन, और उसी पर ये जी सारी सुविधाएं भारित होती हैं। जैसे भी कोई भी सरकार अगर किसी भी प्रकार की मुफ्त सुविधा की घोषणा करती है तो अंततः वो सभी प्रकार की सुविधाओं का जो खर्च, जो बजटीय खर्च है, वो हमारे जो कंसोलिडेटेड फंड है या जो एक्सचेकर है, राजकोष है, उस पर ही ये सभी सुविधाएं भारित होती हैं।
तो एक तरीके जी से जी ये जो जनता के ही पैसे से जो है वो जनता को खुश करने की कोशिश है। चूंकि हम आप सभी टैक्स पेयर हैं और टैक्स पे करते हैं, और वो सरकारी कोष में पैसा जाता है, तो अंततः जो हम टैक्स पेयर का पैसा है वो गरीबों में बांटने का ये लोग काम करते हैं। तो और अच्छा, ये जो शुरुआत हुआ, हम अगर कहें भारत में, तो भारत में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जहाँ तक मैं समझता हूँ इसकी शुरुआत उत्तर या दक्षिण कहाँ से हुई, जरा इस पे आप प्रकाश डालें। देखें, जब उत्तर के राज्यों से राजनीतिक या दक्षिण के राज्यों से? देखें जब अगर राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे लंबे समय जो है कांग्रेस और उसके जो है संयुक्त गठबंधन की सरकारें सहयोगी। रही हैं पिछले जी जी पिछले 70 वर्षों में। और उसमें चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों, दक्षिण के राज्य हों, सुदूर दक्षिण के राज्य हों, अगर वो सीधी सरकारों में सम्मिलित नहीं हुए तो गठबंधन के रूप में उनके नेता या प्रतिनिधि जो है वो सम्मिलित रहे हैं। तो ऐसी जी स्थितियों में अगर इस प्रश्न पर विचार किया जाए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसकी शुरुआत तो उत्तर भारत से ही हुई। और जी क्योंकि जो बड़ी आबादी वाले राज्य, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य उत्तर प्रदेश है, प्रदेश। इनके ऊपर आबादी का एक बहुत बड़ा दबाव है। और यहाँ जो जीवन स्तर है वो गरीबी रेखा के नीचे के जीवन स्तर का जीवन यापन करने वालों की संख्या का घनत्व संख्या यहाँ बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है। है। जी, जी जी तो उस गरीबी रेखा परिप्रेक्ष्य से के देखा नीचे रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये जो हिंदी हार्टलाइन प्रदेश हैं, यहाँ पे गरीबों की संख्या ज्यादा है। तो गरीबों को मुफ्त की योजना देकर उनकी सहानुभूति लेना, मतलब ये पूर्ववर्ती सरकारों ने इसको एक पैटर्न बनाना शुरू किया धीरे धीरे। जी, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जैसे आपने सवाल शुरू में किया कि जी इसकी शुरुआत के लिए अगर हम उत्तर भारत के राज्य सरकारों को या केंद्र में जो पूरे भारत में सरकार रही है उसको जिम्मेदार जी ठहराएं, या दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनकी राज्य की सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो पिछले 70 वर्षों में इसकी शुरुआत तो केंद्र की सरकार और जो उत्तर भारत के जो बड़े राज्यों की जो मैंने चर्चा की, खासकर उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य जी प्रदेश, इसमें एक जी बहुत बड़ी आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे का जीवन स्तर व्यतीत करती है। तो उनको एक वोट बैंक के इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इस प्रकार की फ्रीबीज, जिसको आजकल हम रेवड़ी कल्चर कहते हैं, जी ये शुरू किया गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि समय के साथ ये बीमारी बढ़ती गई। और हम इन कमजोर राज्यों की बात क्यों करें, अभी जो हालिया दिनों में जो राजनीतिक एक तरीके से प्रयास हो रहे हैं हमारी राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो जी जी नई दिल्ली। आप जी आपकी जो सरकार है उसमें देखें जी आप इसको एक और आम नए आदमी कल जी पार्टी। बिल्कुल। आम जी, आदमी पार्टी तो तो मतलब 4 कदम आगे बढ़कर नए नए बिल्कुल तरीके से पब्लिक को इंटरेस्ट, मतलब उनको लोक लुभावन वायदे कर रही है और देने में सबसे आगे है। जी, तो जैसा अगर आपके मूल सवाल को दूसरे तरीके से देखा जाए, आपने कहा कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई? शुरुआत कहीं भी हुई जी हो, जैसे मैंने ये इसके जी जवाब में कहा भी कि उत्तर भारत से ही शुरू हुआ। लेकिन जी जी आप ज़रा देखें कहाँ ये चिंतन पहुँच रहा है कि दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, एक अगर हम भारत के संदर्भ में कहें तो एक विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा। अगर चाहे वो राज्य की दृष्टि से देख लें, चाहे केंद्र शासित प्रदेश की दृष्टि से देख लें। लेकिन जी ये जो फ्रीबीज लेने का जो और सरकारों के द्वारा घोषणा करने का जो ट्रेंड है, वो एक जी पढ़े लिखे जन समुदाय के बीच भी इतना महत्व हासिल करता है, ये बहुत ही चिंताजनक बात जी जी और ये मतलब इसमें पढ़े लिखे लोग भी, इसके जो जाल है, जो अभी दिल्ली में आप देख रहे हैं सरकार है वर्तमान में, उसके जाल में भी पढ़े लिखे लोग फंसते जा रहे हैं। वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये फ्रीबीज उनके लिए कितना खतरनाक है। जैसे अगर हम कहें कि साइंस हमारे लिए वरदान और अभिशाप दोनों में क्या है, तो जैसे साइंस वरदान भी है अगर वो सही तरीके से उसका प्रयोग किया जाए और सही लोगों तक, सही हाथों में रहे। हाँ, अगर गलत हाथों में पड़ता है तो वह घातक हो सकता है, अभिशाप हो सकता है। उसी प्रकार ये जो फ्रीबीज कल्चर है, वास्तव में इसका जो जिसको जरूरत है, जो मूल रूप से जो गरीब है,
गरीबी जो रेखा है उसके नीचे है, अगर उनको मिले तो ठीक है, परंतु जो गरीबी रेखा से ऊपर है उनको भी इसका लाभ मिल रहा है और वो भी इसमें मतलब अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और उच्चतम स्तर पे भागीदारी मतलब सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये हमारे समाज के लिए एक जैसे कहते हैं ना बहुत बड़ी बीमारी हो रही है। अच्छा, जी। हम इसमें अगर एक और चीज जानना चाहेंगे कि ये जो फ्रीबीज कल्चर है और लोक कल्याणकारी योजना, चूंकि सरकार की एक लाइबिलिटी है कि कुछ लोक कल्याणकारी योजना चलाती है। हाँ, जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना में लोक कल्याणकारी योजना में सभी को भोजन के लिए जो है राशन उपलब्ध कराया गया। तो चूंकि ये आपातकालीन व्यवस्था थी, अचानक से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, तो कितने लोग बेरोजगार हो गए अचानक से। तो वहां पे तो ये समझ में आता है कि फ्री में बांट दिया जाए, लेकिन ये अगर कंटिन्यू ये प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खतरनाक है। किस लेवल तक है? देखें, जैसा कि आपने कहा कि फ्रीबीज को और लोक कल्याणकारी योजनाओं में कैसे अंतर किया जा सके। देखें, जितनी भी जी प्रकार की फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर की योजनाएं जिनको हम आजकल आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उनका जो सरकारों द्वारा जो जस्टिफिकेशन किया जाता है वो फ्रीबीज को वो जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर ही बेचते हैं। वो जी जनता के जी बीच जब भी इसको बेचने का प्रयास करते हैं, मार्केटिंग करने का प्रयास करते हैं, तो ये बता जी के करते हैं कि संवैधानिक और कानूनी दायरे में हम जन कल्याणकारी योजनाएं ले आ रहे हैं। लेकिन अगर जी इन जन कल्याणकारी योजनाओं के पीछे बजटीय घाटा या राजकोषीय घाटा या उसके मूल उद्देश्य और परिदृश्य को समझने का प्रयास करें, तो हम यही पाते जी हैं कि जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर ये जो जी मुफ्तखोरी का एक जो व्यवहार उत्पन्न किया जा रहा है समाज में, वो इसी जन कल्याणकारी योजना के नाम पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मसलन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी देखिए सब्सिडी, गैस सब्सिडी की योजना थी, और जब जी जी हालिया सरकार के प्रधानमंत्री जी ने जब लोगों से निवेदन किया, एक भावनात्मक अपील की कि यदि जो जी सक्षम लोग हैं अगर वो अपनी सब्सिडी छोड़ दें वो तो छोड़ दे। सब्सिडी का लाभ उठाते हुए हम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो कुछ पात्र लोग हैं उनको हम इसका लाभ दे सकते हैं। आपको जान जी के हैरत होगी कि एक जी बहुत बड़े पैमाने पर हमारे समाज का उच्च मध्यम वर्गीय तबका है जो कि जी उसके दायरे से बाहर आता है, उन सब्सिडी के योग्य नहीं है, फिर भी वो करोड़ों की संख्या में उस सब्सिडी का लाभ ले रहे थे और किसी जी तरीके जी से सरकार इसमें सफल रही और उस सब्सिडी को जी लोगों ने छोड़ा। ये इस बात का द्योतक है कि जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर हमारे देश का जो उच्च मध्य वर्गीय समाज है जो कि सक्षम है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में, वो हम्म, भी इसका शिकार रही। वो भी इसका शिकार रहा और जमकर फायदा उठाया। जी बिल्कुल। जमकर फायदा उठाया। अच्छा, आगे हम ये जानना चाहेंगे क्या ऐसा कोई कानूनी पहलू है जिसके आधार पर इस तरीके की चीजों को हम रोक सकते हैं? देखें, चूंकि हमारे जो पार्टियां हैं। जी, जी कंटिन्यू कीजिए। देखें, दरअसल जी दरअसल होता यूं है कि आपने पूछा इसके कानूनी पहलू पर, तो मैंने क्या कहा कि जिस प्रकार से ये मुफ्तखोरी समाज में स्थापित की जा रही है सरकारों के द्वारा, ऐसा कानूनी स्वरूप मौजूद नहीं है। अगर हम अपने संविधान के अंतर्गत मौजूद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर ध्यान दें, तो वो हमें जी, जस्टिस सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल की बात करता है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात करता है। आर्थिक न्याय। और जी उसमें और उसमें जो पिछड़े तबके के लोग हैं जो कि एक स्तर से नीचे का जीवन यापन करते हैं, उनके उत्थान और कल्याण के लिए सरकार कुछ ऐसी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं ला सकती है ताकि उनके जीवन स्तर को उठाया जा सके। लेकिन समस्या तब होती है जब नाम कोई और, कलेवर कोई और उसके पीछे कुछ दूसरा खेल चल रहा होता है और जो बहुत ही विषाक्त है और हमारे आर्थिक ढांचे के लिए और हमारी आर्थिक और राष्ट्रीय प्रगति के लिए ये बाधक है। और इतना ही नहीं, ये एक चेतावनी भी है जो कि अभी हालिया दिनों में बांग्लादेश में हुआ, या फिर आप पाकिस्तान की स्थिति देख लें, तो जी वहां की जी, और सरकारें इस हालिया दिन स्तर तक श्रीलंका। जी
श्रीलंका, इस श्रीलंका भी स्तर एक तक, उदाहरण है। जी इस स्तर तक इस समस्या से घिरी हुई हैं कि पूरी उनकी अर्थव्यवस्था क्रैश कर गई और अब उनके यहाँ ये आलम हो गया है कि वो राजनीतिक संकट से घिर गए हैं। जी, तो इसका निदान यही है कि हम सभी जो फ्रीबीज के जो प्रलोभन पार्टियों के द्वारा, विभिन्न पार्टियों के द्वारा, चाहे वो उत्तर भारत हो या आपका दक्षिण भारत में हो, ये जो दिए जा रहे हैं, इससे हमें सावधान होने की जरूरत है। और हमें ये भी देखना है कि हमारे देश की जो इकोनॉमिकल जो स्टेटस है वो बरकरार रहे, वो कहीं डाउन ना हो जाए। और अगर कहीं डाउन हो जाता है तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक क्राइसिस होगा। और इस क्राइसिस से उबरना मेरे ख्याल से तो लगता है कि बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। देखें, अगर हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था होना चाहते हैं और जी एक बड़ी अर्थव्यवस्था के नाते अगर हम एक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य रखते हैं, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के जो बड़े राजकोषीय घाटे से संबंधित ये जो मुफ्तखोरी का जो एक स्वभाव बनता जा रहा है भारत में आम जनमानस का, राजनैतिक रूप से हमें उसको समाप्त करना होगा। और ये राजनैतिक वर्ग समाप्त नहीं करेगा, क्योंकि उसके पीछे उसका राजनैतिक हित है, उसको सत्ता में आना है। तो इसका जो सबसे अच्छा माध्यम होगा वो जनता को जागरूक करना कि हर चीज जो राजनीतिक सत्ता के द्वारा आपको दी जाती है जरूरी नहीं वो आपके लिए लाभप्रद हो। तो वो जी मांग या वो चीज जो आप ले रहे हैं उसमें देख लें कि उसमें आपके हित के साथ जो राष्ट्र का हित है या जो एक विकसित राष्ट्र की कल्पना या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य भारत एक राष्ट्र के रूप में लेके चल रहा है, क्या उसमें सहायक है अथवा या उसको वो जो है नुकसान पहुंचाता है। इस तरीके से हमें लोगों को जागरूक करना होगा। और हम समझते हैं जो हमारी आपकी चर्चा हो रही है ये एक प्रकार का जी एक जागरूकता अभियान ही समझा जाए, ताकि लोगों जी को जी ये लग सके कि जो घोषणाएं उनके नाम पर होती हैं वो वास्तव में उनके साथ साथ राष्ट्र को भी नुकसान दे। जी जी। तो आज के इस अंक में हम लोग आज की परिचर्चा जो है यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगले अंक में हम लोग पुनः किसी नए विचारों के साथ, नए मुद्दे के साथ पुनः मिलेंगे। और आप सभी से आग्रह करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्ते। जी धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।